Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz and welcome to the lecture number 5 of the course Data Structures. My dear students, I hope कि अभी तक मैं जो concepts आपके साथ discuss कर रहा हूँ और जो कर रहा था वो उम्मीद है कि आपको पूरी तरह क्लियर होंगे और उनको समझने में और अंडरस्टैंड करने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आई होगी। अभी तक बेसिकली मैं थोड़ी सी रिवीजन कर रहा हूँ आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की, और क्योंकि हमने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में कॉन्सेप्ट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है और उसके लिए हम सी लैंग्वेज को एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे। तो सी लैंग्वेज में चीज़ों की जो सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है और उसका जो यूजेज है, दैट शुड बी वेल क्लियर टू यू। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम मैंने इस पर लिया है। तो सबसे पहले हम आज के जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में बात स्टार्ट की थी कि डेटा, व्हाट इज़ डेटा। डेटा मीन्स अ वैल्यू और अ सेट ऑफ वैल्यू। वो सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और कंपोजिशन ऑफ वैल्यूज भी हो सकती है। फिर हमने बात की थी कि एंटिटी क्या है, कि इज़ वन दैट हैज़ सर्टन एट्रीब्यूट्स एंड विच मे बी असाइंड वैल्यूज। तो एंटिटी एक फिजिकल या लॉजिकल थिंग हो सकती है और उसको बयान करने के लिए वी नीड सर्टन एट्रीब्यूट्स के विद द हेल्प ऑफ विच वी विल डिस्क्राइब द एंटिटी। And domain is basically the set of all possible values that could be assigned to a particular attribute. So attribute have to be assigned a value, and domain means the set of values from which a certain attribute can be assigned any one value. Information, on the other hand, is processed or meaningful data. We also define the data type, which defines the specifications of a set of data and the characteristics for that data. And data type is derived from the basic nature of data that are stored for processing rather than from their implementation. तो हमने डेटा टाइप को उस हवाले से देखा था कि उसकी बेसिक नेचर क्या है और उस पर क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। Then we talk about data structure. डेटा स्ट्रक्चर को हम देखें तो दैट रेफर्स टू द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा टाइप एंड इट ऑफर्स अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर। एक तो वो हमें ये बताता है कि एक्चुअल डेटा टाइप को बैक एंड पर इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, एंड वो हाउ वी कैन स्टोर एंड रिट्रीव एंड मैनिपुलेट द डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर। तो एनी डेटा स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा बट टू सूट अ स्पेसिफिक पर्पस, so that it can be accessed and worked in appropriate ways both effectively and efficiently. And data structure, they are also implemented using the data types, references and operations on them so that they are provided by a programming language. Data structure is a particular way of storing and organizing data on a computer so that it can be used efficiently. So data structure जो है वो implementation level पर हम बात करेंगे कि how a data type और उस पर जो operations हमने करने हैं, how it can be stored efficiently and how it can be used and manipulated efficiently. Different kinds of data structures, they are suited to different kind of applications and some are highly specialized to specific tasks. हमने उसमें देखा कि बाज़ जगह पर हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ जगह पे हैश टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ जगह पे बी ट्रीज की भी ज़रूरत पड़ती है। And data structure, they provide a means to manage huge amounts of data efficiently, such as large databases and internet indexing services. जैसे हमारे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है which contains a huge amount of data, डेली बेसिस पर होता है, PTCL का है, जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं उनका है। इसके अलावा हम जो गूगल, याहू या बिंग पे जो सर्चेस करते हैं उसके बैक एंड पे बेतहाशा अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है जिसकी आपने एफिशिएंटली इंडेक्सिंग भी करनी है और उसको कम से कम टाइम में यूज़र के सामने लेके भी आना है। यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स आर अ की टू डिजाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, तो उसके मैनिपुलेशन के लिए जो एल्गोरिथम विच इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स और सेट ऑफ एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, तो वो भी आपका एफिशिएंट हो जाएगा और कम से कम वक्त में आप ज़्यादा बेहतर तौर पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले और मैनिपुलेट कर पाएंगे। फिर हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि डेटा टाइप्स इन सी, उसके हवाले से हमने बिट, बाइट और वर्ड से स्टार्ट लिया था कि प्रोसेसर वर्क्स विद फाइनाइट
size data, and all data they are implemented in the form of bits. In a basically वो sequence of bits होते हैं. Bit stands for binary digit. It is the smallest storage unit, और उसमें या तो एक binary digit या 0 या 1 को store किया जाएगा, और combination of bits becomes byte. तो 8 bits का एक byte होता है, और जो word है वो processor to processor vary कर रहा होता है. word size की length पहले कंप्यूटर्स पे 32 बिट की वर्ड साइज था, अब तो 64 तक भी हो गया है. उसके अलावा हमने बात की अबाउट द डेटा टाइप्स इन सी, जिसमें कैरेक्टर, इंट, फ्लोट और डबल की बात की. तो साइजेस अगर हम इसकी बात करें तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट लिया जाता है, उसमें ASCII कैरेक्टर्स को स्टोर किया जाता है. इंट के लिए बाज़ इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 बाइट स्टोर करती हैं, बाज़ 4 करती हैं. शॉर्ट के लिए 1 या 2 भी हो सकता है. लॉन्ग पे 4 भी हैं, बाज़ लैंग्वेजेस उसको 8 बाइट्स तक ले जाती हैं. और फ्लोट के लिए 4 बाइट्स भी हो सकता है, और डबल के लिए 8 बाइट्स होता है. एंड साइजेस ऑफ दीज टाइप्स आर वेरी फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. ये प्रोसेसर के हवाले से है कि वो बैकएंड पर कितनी सपोर्ट दे रहा है, तो उसके हवाले से ये चीज़ें बदल भी सकती हैं. फिर हमने बात की थी एरेज की, क्योंकि एरेज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स दैट हैव द सेम नेम एंड द सेम डेटा टाइप. होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें ऑल द एलिमेंट्स दे आर ऑफ द सेम टाइप. एंड एरे कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप दैट वी चूज. एरे ऑफ इंटीजर्स भी हो सकता है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, एरे ऑफ डबल, एरे ऑफ फ्लोट, और इवन एरे ऑफ एरे भी हो सकता है, जिसको कि हम 2 डायमेंशनल या फिर मल्टी डायमेंशनल एरेज भी आ जाते हैं. एरे दे आर स्टैटिक इन द नेचर, उनके उसका जो साइज़ है वो फिक्स होता है जो आप डिक्लेरेशन करते हैं. अगर आपने एक एरे डिक्लेयर किया है विच इज़ ऑफ साइज़ 8, तो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम उसका साइज़ 8 एलिमेंट ही रहेगा. ना वो कभी वक्त के साथ वो ना 6 होगा, ना 10 होगा, ना 12 होगा. And arrays data items are stored or they are stored contiguously in memory, one after another पड़े होते हैं. तो each of the data item is known as an element, हम उसको कहते हैं. फिर array each element can be accessed individually. फिर जब हमने डेक्लेरेशन की बात की तो वी नीड द नेम, द टाइप ऑफ द एरे एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये 3 चीज़ें लाजमन होती हैं. देन वी टॉक अबाउट द इनिशियलाइजेशन. उसमें हमने बात की कि एरे रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में कैसे होती है, एरे को आप इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं. चाहें तो डेक्लेरेशन के साथ भी सी लैंग्वेज में कर सकते हैं. उसके अलावा आप लूप के साथ या इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी वैल्यूज़ दे सकते हैं. फिर हमने बात की थी एक्सेसिंग दी एरे एलिमेंट, जिसमें एन एरे हैज़ अ सबस्क्रिप्ट, इसको इंडेक्स कहते हैं. जो इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो उसको एसोसिएट होता है. A subscript can also be an expression that evaluates to an integer. तो उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो हमेशा इंटीजर टाइप का होता है. Individual elements of an array can also be modified using the subscripts. कि आप इंडिविजुअल एलिमेंट बजाय तमाम एलिमेंट्स को, अगर आपने चंद एक एलिमेंट्स को भी करना हो तो आप इंडिविजुअली एक्सेस करके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं. तो उसमें हमने थोड़ा सा तो सी लैंग्वेज के हवाले से एक इसमें जो ख़ास कॉशन वाली बात है कि सी डजंट रिक्वायर द सबस्क्रिप्ट्स बाउंड्स टू बी चेक्ड. तो इफ़ अ सबस्क्रिप्ट गोज आउट ऑफ रेंज तो प्रोग्राम बिहेवियर इज़ अनडिफाइंड हो जाता है. लेट्स सपोज कि अगर आपने सी जो है उसमें अगर आपने एरे डिक्लेयर किया है, एरे ऑफ इंटीजर जिसका साइज़ 10 है, तो अगर आप उसमें 11 एलिमेंट्स में वैल्यूज़ देंगे तो वो रन टाइम पर कोई एरर नहीं देगा और वो 11वीं वैल्यू ले लेगा. मगर वो उसको कहाँ पर स्टोर करेगा ये कहना कुछ मुनासिब नहीं होगा कि वो इसका बिहेवियर हम कहते हैं कि दैट विल बी अनडिफाइंड. तो उसमें लॉजिकल एरर्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. फिर हमने एग्जांपल्स भी की और उसमें हमने देखा कि एरेज के हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन के, रिप्रेजेंटेशन, ऑपरेशंस, एरेज एंड फंक्शंस के हवाले से हमने बात की कि एरेज को हम फंक्शंस में कैसे पास कर सकते हैं. उस हवाले से हमने बात की थी कॉलिंग द पास बाय वैल्यू और कॉलिंग द पास बाय रेफरेंस. तो पास बाय वैल्यू जो फंक्शंस होते हैं दे हैव अ लोकल वेरिएबल जिसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं टू होल्ड इट्स ओन कॉपी ऑफ द वैल्यू पास्ड इन इट. एंड व्हेन वी मेक चेंजेस टू दिस कॉपी, जो ओरिजिनल जो आपका करस्पॉन्डिंग एक्चुअल पैरामीटर है उसमें चेंजेस नहीं आती, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. तो दिस इज नोन एज कॉलिंग और पासिंग बाय वैल्यू. दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस के जिसमें आप वैल्यू की जो आपका फंक्शन है उसका जो फॉर्मल पैरामीटर है वो कॉपी नहीं लेता बल्कि एड्रेस ले लेता है एक्चुअल पैरामीटर का. तो उस फंक्शन में आप जो भी चेंजेस करते हैं तो यूजिंग दैट एड्रेस तो इनडायरेक्टली उसको मॉडिफाई कर देता है और उससे जब आप फंक्शन से एग्जिट भी करते हैं तो मेन प्रोग्राम में चेंजेस हो चुकी होती हैं. तो वी रियली डोंट वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ एन एरे, इट यूजेस टू मच मेमोरी. तो हम इसको डायनामिकल तरीके से भी कर लेते
हैं। उस हवाले से पॉइंटर्स का थोड़ा सा हमने डिस्कशन की थी कि बेसिकली अ वैल्यू है which is indicating the number of the first byte of a data object, also called an address or a location. It is used in machine language to identify which data to access. हमने उसमें देखा था कि ये जो पॉइंटर्स हैं दे कैन बी ऑफ 2 बाइट्स, 4 बाइट्स और 8 बाइट डिपेंडिंग अपॉन द मशीन आर्किटेक्चर कि वो क्या लेता है। हमने उसमें थोड़ी सी बात की थी कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, कुछ थोड़ा सा पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में देखा, और आखिर में हमने बात की थी कि हाउ एरेज एंड पॉइंटर्स दे कैन बी हैंडल्ड। और उम्मीद है कि ये तमाम टॉपिक्स आपको बआसानी समझ में आ गए होंगे। और आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो हम उसका जो अगर जो है वो ज़्यादा फोकस रहेगा पॉइंटर्स के ऊपर। तो पॉइंटर्स जो है वो उसकी जो है आपको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे दी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर क्या है, पॉइंटर ऑपरेटर्स कौन से हैं, जिसमें हम बात करेंगे ज़्यादा फोकस हमारा एड्रेस और इनडायरेक्शन पर रहेगा। हम तो पॉइंटर अरिथमेटिक को ज़रा थोड़ा सा और डीपली देखेंगे। एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट पॉइंटर्स एंड फंक्शंस, जिसमें पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को भी हम ज़रा और बारीकी से देखेंगे, और पॉइंटर और एरेज को भी हम ज़रा और डिटेल थोड़ा सा देखेंगे। तो ये आज का भी लेक्चर जो है वो आपकी बेसिक नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, और इंशाल्लाह आप इसमें आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जो है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। पॉइंटर्स आर वेरी पावरफुल data type, but they have the instability and the difficulty to master. तो ये मास्टर करने में इसका आपको बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेरा आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 लेक्चर से फोकस पॉइंटर्स की तरफ है। हमने डेटा स्ट्रक्चर की जब इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो उसकी ये कोई भी टूल आप इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। दे सिमुलेट बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस, ये उसकी सिमुलेशन करते हैं। And they have a very close relationships with arrays and strings. A pointer, जो like an integer, it holds a number. Basically जिस तरह इंटीजर के अंदर है कि हम इंटीजर रखते हैं, एक वैल्यू जो है वो नंबर होती है, उसी तरह पॉइंटर भी अपने अंदर एक नंबर ही स्टोर करता है, मगर ये एक स्पेशल टाइप का नंबर होता है, विच इज़ एन एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो वो मेमोरी में किसी और ऑब्जेक्ट की एड्रेस को स्टोर करता है, ये स्पेशल डेटा टाइप। एंड इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद इट एसोसिएटेड टाइप। ये लाजमी है कि जब भी आप पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे तो आपने ये ज़रूर करना है कि ये पॉइंटर किस चीज़ को पॉइंट करेगा। विल इट बी पॉइंट टू एन एसोसिएटेड टाइप, मीन्स कि ये पॉइंटर टू इंटीजर है, पॉइंटर टू कैरेक्टर है, पॉइंटर टू एन एरे है, पॉइंटर टू फ्लोट है, पॉइंटर टू बूलियन है, या पॉइंटर टू रिकॉर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं कि जैसे इंट स्पेस स्टैरिक एक्स, जो स्टैरिक है ये बताता है कि ये जो एक्स जो वेरिएबल है ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है डिक्लेरेशन में, और ये पॉइंटर टू इंटीजर है। एंड दीज पॉइंटर्स दे आर वेरी यूजफुल फॉर डायनामिक ऑब्जेक्ट्स। डायनामिक ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जिनको हम रन टाइम पे क्रिएट करते हैं। पॉइंटर इन डायरेक्शन, उसके ऑपरेशंस की तरफ आते हैं। तो एक्सेसिंग an object through a pointer is called indirection। कि आप एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस करने के बजाय अगर हम उसको किसी पॉइंटर किसी और जरिए से करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्शन। या आप उसके नाम से नहीं कर रहे, आप उसको पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं, तो वो भी इनडायरेक्शन। द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसका सिंबल जो है वो एम्परसेंड साइन है, इट ऑब्टेन्स एन ऑब्जेक्ट्स एड्रेस। अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ जब ये ऑपरेटर लगा देते हैं तो बैक एंड पर जो है आपका जो कंपाइलर है या प्रोसेसर है वो उसका एड्रेस उसको भेजता है, उसकी वैल्यू नहीं भेजता। और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, जिसको कि स्टैरिक के साथ हम करते हैं, इट रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट द पॉइंटर पॉइंटेड एट। तो वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनके लिए इनडायरेक्टली एक्सेस होता है। तो इन दो ऑपरेटर्स का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें तो हम ये आपके एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नाम IP है, और ये एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम 8 है, और इसका बेसिकली इसकी वैल्यू 8 है और इसका नाम I है। हम ये 4 स्टेटमेंट के ज़रिए आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। पहली स्टेटमेंट जो है इंट I = 8।
आप इसमें एक डिक्लेयर मेमोरी वेरिएबल कर रहे हैं जो इंटीजर टाइप का है और उसको आप इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ 8। उसकी वैल्यू 8 है जो ऑब्जेक्ट है, मगर ये मेमोरी में जिस जगह पर है उसका एड्रेस ये है 0012FF88। दूसरे स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक IP, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं विच ऑलवेज बी पॉइंट टू एन इंटीजर। तो वो मेमोरी में एक जगह लोकेशन हो जाएगी जिसका नाम IP होगा और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी पॉइंटर वेरिएबल के, दैट ऑलवेज बी एन मेमोरी एड्रेस, कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। जो तीसरी स्टेटमेंट है उसमें हम ये देखें कि जो राइट हैंड साइड है उस पर हम I के साथ इनडायरेक्शन ऑपरेशन लगा है, एड्रेस ऑपरेटर। और हम क्या कर रहे हैं कि जो इसका मतलब है कि I का जो एड्रेस है, नॉट द वैल्यू इटसेल्फ, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, दैट शुड बी कॉपीड इनटू IP। तो IP के अंदर हम असाइनमेंट कर रहे हैं I का जो एड्रेस है 0012FF88, वो हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो इस स्टेटमेंट के बाद जो आप सिचुएशन देखेंगे तो मेमोरी में IP जो है उसके जिस लोकेशन पर वो है उसके अंदर कंटेंट्स क्या है, एड्रेस ऑफ द I, और उसके बाद अगर I है उसके अंदर ऑलरेडी 8 पड़ा है। और तीसरे में हम जो है सी आउट के जरिए हम सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे हैं कि इन डायरेक्शन के साथ IP के कंटेंट्स, कि जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट्स क्या है। तो ये सी आउट हम IP लिखें या सी आउट I लिखें, दैट रिमेन्स द सेम, मतलब एक ही है। तो इस केस में आउटपुट वैल्यू पॉइंटेड टू बाय IP। तो IP चूंकि वैल्यू इसको पॉइंट कर रहा है और उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 8, तो इस पे स्क्रीन पर आपको क्या नजर आएगा, 8 नजर आएगा। इसकी हम पॉइंटर वेरिएबल की डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को फिर जरा ध्यान से समझते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं। दे कंटेन मेमोरी एड्रेसेस एज देयर वैल्यूज। उनके अंदर जो है जो मेमोरी एड्रेस होता है उनकी वैल्यूज जो होती हैं उस टाइप की वेरिएबल की। और नॉर्मल वेरिएबल्स कंटेन्स अ स्पेसिफिक वैल्यू जिसको हम डायरेक्ट रेफरेंस भी कहते हैं। एग्जांपल है काउंट, हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, तो उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 7। पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल दैट हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमेशा एड्रेस रखा जाता है किसी और वेरिएबल का दैट हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस, कि हम उसको इनडायरेक्टली रेफरेंस कर रहे हैं। आप इसको अगर आम तो फहम में समझना हो तो जैसे एक शख्स का एक तो नाम है जो वालिदैन रखते हैं जो उनके मुआशरे के लिए होता है, और बाज़ लोग उनके लिए मोहब्बत से प्यार से उनके लिए एक निक नेम भी रख लेते हैं। तो इनडायरेक्टली वो निक नेम भी उन्हीं पर्सन को जो है वो पॉइंट कर रहा होता है। तो चाहे आप नाम वो लें या वो लें, इट मीन्स द सेम पर्सन। तो इसी तरह पॉइंटर जो है वो एक दूसरे मेमोरी वेरिएबल को इनडायरेक्टली एक्सेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इनडायरेक्शन जो है वो रेफरेंसिंग है पॉइंटिंग अ पॉइंटर वैल्यू। तो उसमें हम ये देखेंगे तो ये काउंट PTR जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ये बेसिकली इसके अंदर जो एड्रेस है वो है काउंट का, वो पॉइंट कर रहा है काउंट को। तो आप ये समझ लें कि काउंट एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है जिसका एक नाम तो काउंट है, प्लस उसको हम एक और दूसरे नाम से भी इस वक्त रेफरेंस कर रहे हैं। तो चाहे हम काउंटर PR पर ऑपरेशंस करें या काउंट पर करें, वट एवर ऑपरेशन हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो वो ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, चाहे डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर जहन में रखिएगा। पॉइंटर की जो डेक्लेरेशन है उसको कैसे करना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉइंटर के लिए स्टैटिक यूज विद द पॉइंटर वेरिएबल, जैसे इंट माई PTR। तो इसमें हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं पॉइंटर टू एन इंटीजर टाइप, पॉइंटर ऑफ टाइप इंट। और मल्टीपल पॉइंटर्स को भी अगर आप चाहें तो रिक्वायर्स यूजिंग अ स्टैटिक बिफोर ईच वेरिएबल डेक्लेरेशन। जबकि हम C लैंग्वेज में देख रहे हैं कि अगर हमने 2 पॉइंटर्स को डिक्लेयर करना है तो हर पॉइंटर वेरिएबल से पहले हम स्टैटिक लगाएंगे और उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। और ये C लैंग्वेज का सिंटैक्स है कि एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन, तो इसलिए आखिर में सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एक ही लाइन में 2 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसमें से एक का नाम myPointer1 है, दूसरे का नाम myPTR2 है, और दोनों ही पॉइंटर हमेशा करेंगे किसी इंटीजर टाइप को। एंड यू कैन डिक्लेयर पॉइंटर्स टू एनी डेटा टाइप।
आप पॉइंटर्स जो है वो किसी भी डेटा टाइप के लिए डिक्लेरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि वो हमेशा पॉइंटर टू इंटीजर ही होंगे, आप चाहें तो पॉइंटर टू कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं, पॉइंटर टू बूलियन भी कर सकते हैं, पॉइंटर टू फ्लोट भी कर सकते हैं, पॉइंटर टू डबल भी कर सकते हैं, पॉइंटर टू रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं जिसको स्ट्रक्चर्स कहते हैं, पॉइंटर टू एरेज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ है, यू कैन ऑल्सो इनिशलाइज पॉइंटर टू ज़ीरो या नल या कि एज एन एड्रेस। तो जो ज़ीरो और नल है इट मीन्स पॉइंट्स टू नथिंग। तो नल जो है वो एक रिजर्व वर्ड है जिसका सी लैंग्वेज में एक ख़ास मीनिंग है, इट मीन्स ज़ीरो, इसका एड्रेस जो है वो ज़ीरो हो जाता है कि वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होता। तो उसमें हम ये चीज़ नल के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि वो किसी को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो नल जो है वो उसको प्रेफर किया जाता है। हम इसका जो एड्रेस ऑपरेटर है उसको हम फिर ज़रा इस फिगर की मदद से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका काम होता है कि जो भी एड्रेस, चूँकि ऑपरेटर है तो कोई भी ऑपरेटर हो तो उसके साथ ऑपरेंड्स का होना ज़रूरी है। तो एंड जो है जिसको एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, इट्स अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मीन्स कि उसमें एक ऑपरेंड की ज़रूरत है। जैसे अगर आप एडिशन का इस्तेमाल करेंगे तो एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेटर, उसके लिए हमेशा दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी। सब्ट्रैक्शन का जो है ऑपरेशन, उसके लिए हमेशा आपको दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी कि किस में से किसको निकालना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन जिसके लिए आपके दो ऑपरेंड्स का होना ज़रूरी है, एक मल्टीप्लायर और एक मल्टीप्लिकेंड। इसी तरह अगर हम डिवीजन का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि उसके लिए दो चाहिए, एक डिविडेंड होगा, एक डिवाइज़र होगा। इसी तरह जो साइन जो है वो यूनरी ऑपरेटर, कि उसके लिए एक ऑपरेटर का होना ज़रूरी है जिसका वो साइन चेंज करेगा। तो यहाँ पर जो एड्रेस ऑपरेटर है, जो जिसका कि साइन एम्परसेंड है, ये यूनरी ऑपरेटर है और इसके साथ एक ऑपरेंड होना ज़रूरी है, और जो ऑपरेंड होगा वो उसका मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो यहाँ पर हम एक जो एग्जांपल के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि इंट y इक्वल्स 5, हम डिक्लेयर कर रहे हैं y एक ऐसा मेमोरी वेरिएबल जिसकी टाइप इंटीजर होगी और उसकी इनिशियल वैल्यू 5 होगी। तो उसमें जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो y एक मेमोरी वेरिएबल हुआ और उसकी वैल्यू उसके अंदर 5 स्टोर कर दी गई। फिर हमने दूसरी स्टेटमेंट में क्या किया कि एक yptr डिक्लेयर किया, पॉइंटर टाइप का स्टैरिक लगा दिया, विच विल पॉइंट टू एन ऑलवेज पॉइंट टू एन इंटीजर। तो और तीसरी स्टेटमेंट में हमने क्या किया कि यहाँ असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम सी लैंग्वेज में, और ये हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर हमने एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो एंड वाई मीन्स कि ये आपका ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है, तो मीन्स कि इसका जो एड्रेस है वो किसको असाइन कर दिया जाए, yptr को। तो यहाँ पर मैंने इसलिए कमेंट्स में लिखा है कि yptr गेट द एड्रेस ऑफ y। तो ये yptr जो है उसके अंदर आपने जब एड्रेस कॉपी हुआ तो इट इज नाउ पॉइंटिंग टू 5 एंड yptr पॉइंट्स टू y। अगर हम इसको यहाँ पे भी देखना शुरू, अगर हम मेमोरी एड्रेसेस के हवाले से देखना शुरू करें तो yptr जो है उसका मेमोरी में एड्रेस है 500000, जबकि y का एड्रेस है 600000। ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेसेस हैं। तो यहाँ पर जो है y के कंटेंट्स जो है इस मेमोरी एड्रेस पर जो जगह लोकेटेड है उसमें कंटेंट्स पड़े हैं 5, और जब आपने इसको ये असाइनमेंट की %y तो उसमें एड्रेस ऑफ y इज़ वैल्यू ऑफ yptr, तो जो इसका एड्रेस था वो इसमें कॉपी हो गया। ख्याल रहे कि ये कॉपी करता है, असाइन करता है, उसको चेंज नहीं करता। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो एड्रेस होगा या जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो yptr चूँकि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और इट ऑलवेज स्टोर्स अ मेमोरी एड्रेस, तो उसने उसकी एड्रेस लेके उसके अंदर स्टोर कर दिया। दूसरा है आपका, इसको हम इनडायरेक्शन स्टैरिक है, इनडायरेक्शन या इसको हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। It returns as synonym या alias of what its operand point to। तो ये रिटर्न करता है alias या synonym को कि जिसका ऑपरेंड पॉइंट, वो जो ऑपरेंड जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, जो वैल्यू है, नॉट द एड्रेस, इट द वैल्यू विच इज़ कंटेन्ड इनसाइड द मेमोरी वेरिएबल, तो उसको ये करेगा। तो यहाँ पर जैसे हम ये कर रहे हैं कि हम जब ये कहते हैं कि जो
स्टैरिक वाई पी टी आर है, इट विल रिटर्न्स वाई, बिकॉज कि वाई पी टी आर पॉइंट्स टू वाई, तो जो वाई के कॉन्टेंट्स है वही उसने डिस्प्ले करना है। एंड स्टैरिक कैन बी यूज्ड फॉर असाइनमेंट आल्सो, रिटर्न एलियस टू एन ऑब्जेक्ट। तो जब हमने उसी में जो पिछली एग्जांपल जो हम चला रहे हैं उसमें अगर हम ये स्टेटमेंट देंगे कि नाउ 7 इज असाइंड, तो यहाँ पर देखेंगे हमने अब इनडायरेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने खाली वाई पी टी आर नहीं लिखा, अगर वाई पी टी आर होता तो दैट मस्ट बी एन एड्रेस। चूंकि ये इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं, इनडायरेक्शन है, डी रेफरेंसिंग है, तो अब ये क्या करेगा कि वाई पॉइंटर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट्स में आप अब 7 स्टोर कर देंगे। तो बेसिकली अब वाई की जो वैल्यू है जो पहले 5 थी, नाउ इट हैज बीन चेंज टू 7। तो डी रेफरेंस पॉइंटर जो कि ऑपरेंड ऑफ जो ये होता है, इट मस्ट बी एन एल वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू एल वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये लेफ्ट वैल्यू मस्ट बी एन वेरिएबल। और अगर हम देखा जाए तो बेसिकली जो आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर है और जो एड्रेस ऑपरेटर है ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इट मीन्स दे कैंसल ईच अदर आउट। एक एड्रेस देता है, दूसरा वैल्यू देता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इन्वर्स हैं एक दूसरे के। अब हम थोड़ा सा आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एक मेन प्रोग्राम में 2 हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के, एक्स और वाई, और 2 हमने पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, पी और क्यू। और ये दोनों जो हैं ये पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं और ये पॉइंटर टू इंटीजर्स हैं। इनके अंदर जब भी वैल्यू स्टोर होगी वो किसी भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। तो हम यहाँ पर आपको मेमोरी की सिचुएशन बता रहे हैं कि एक्स के लिए मेमोरी में एलोकेशन हो गई इंटीजर के लिए, वाई के लिए जो इंटीजर जितना भी वो प्रोसेसर आपको सपोर्ट कर रहा है उस हवाले से मेमोरी में एलोकेशन होगी, और ये पॉइंटर टू इंटीजर के लिए पॉइंटर टाइप का उसमें एड्रेस उसकी जगह लोकेट होगी, उसका नाम पी रख दिया गया और इसका नाम क्यू रख दिया गया। तो जब हमने पहली स्टेटमेंट दी p इज असाइन टू, अगर आप ये देखें तो अब हम x का जो है ऑपरेटर वो हमने उसका एड्रेस लिया और स्टोर किस में किया, p में। इसको हम डायरेक्टली रेफरेंस कर रहे हैं, इसको इनडायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा कि वट एवर इज द एड्रेस वो अब ये p में आ जाएगा, तो p बेसिकली आल्सो x को पॉइंट करेगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि हम y का एड्रेस किस में दे रहे हैं, q में दे रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप ये देखें कि जो y का एड्रेस है जब वो q में आएगा तो q आल्सो पॉइंट करेगा y को। अब चाहे आप x में वैल्यू दें या y में दें, x में वैल्यू दें या p इनडायरेक्टली p के थ्रू दें, तो वो यहाँ की वैल्यू चेंज होगी। तो तीसरी स्टेटमेंट में हम यही कर रहे हैं कि स्टैरिक p मीन इनडायरेक्टली हम p को एक्सेस करके उसको वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, 2 असाइन कर रहे हैं। तो अब ये देखें, हालांकि हम x को डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम थ्रू p इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं और उसमें हम वैल्यू 2 असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर अब क्या है कि y, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि जो p की वैल्यू है इनडायरेक्टली जो p की वैल्यू है वो हमने किसको असाइन करनी है, y को। तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा कि आपकी y की वैल्यू भी उसी को आ जाएगी। और अब हम ये देखेंगे उसके बाद हम तीसरा स्टेटमेंट हमने क्या कर रहे हैं कि अब हम कह रहे हैं कि जो या हम इस तरह कर लें या हम इस तरह कर लें कि जो वैल्यू p की है वही वैल्यू q की है। तो वो हम बेसिकली अब क्या कर रहे हैं कि वो इसमें और इसमें 2 कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि जो q का एड्रेस है वो हमने p में स्टोर कर दिया। तो वो दोनों दे आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। चंद एक और हम पॉइंटर डिक्लेरेशन की एग्जांपल्स देखेंगे। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डबल इसके साथ हम स्पेस दे के स्टैरिक है और फिर p1 है, और उसके बाद डबल स्टैरिक साथ जुड़ गया है और उसके साथ p2 है। तो यहाँ पर यू थिंक ऑफ p2 इज ऑफ टाइप डबल पॉइंटर। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसकी डिक्लेरेशन का। और अगर हम यहाँ से ये बेसिकली करेंगे तो यहाँ पर ये है कि p3 इज अ पॉइंटर वेरिएबल which is pointing to a double type variable. तो think static p3 is a double। यहाँ पर हम जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं इसमें हम ये कर रहे हैं कि एक हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी टाइप डबल है और इसकी इनिशियल वैल्यू है 4.5। और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं कि x का जो एड्रेस है वी आर गिविंग टू p1 जो कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है विच इज पॉइंटिंग टू अ डबल। तो नाउ p1 होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ x। और अब यहाँ पर कह रहे हैं
कि int static q1, तो यहाँ पर इट मीन्स कि q1 कैन होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ इंट्स ओनली। और जब हम इसको जब ये करेंगे कि ऑफ इंट्स ओनली करेंगे और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसको एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू x का एड्रेस दे रहे हैं, मगर यहाँ पर ये एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा कि x की टाइप तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये डबल है और उसका एड्रेस हम इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि x इज अ डबल एंड q1 इज ओनली वर्क्स विद द इंट्स नॉट विद द डबल। तो यहाँ पर आपका कंपाइलर एरर दे देगा। और ये अगर हम ये देखें तो int m इज इक्वल टू 4 और q1 को अगर हम ये दें एंड ऑफ m, तो अब चूंकि m एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसका एड्रेस अगर हम q1 में स्टोर करेंगे तो वो लीगल है क्योंकि दोनों की टाइप मैच कर रही है। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको। एक और एग्जांपल के ज़रिए आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम 3 डिफरेंट इंटीजर वेरिएबल्स ले रहे हैं जिनका x उसकी इनिशियल वैल्यू 3 होगी, y की इनिशियल वैल्यू 4 होगी, z की इनिशियल वैल्यू 5 है और हम 3 पॉइंटर्स भी साथ साथ ले रहे हैं कि जो पॉइंटर टू इंटीजर्स हैं, एक xp है, एक का नाम yp है और एक का नाम zp है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कर रही है कि xp जो कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल विच इज़ पॉइंटर टू इंटीजर, उसको हम z का एड्रेस कर दे रहे हैं, हम उसको असाइन कर रहे हैं z का एड्रेस। और दूसरे में अगर हम ये देखा जाए तो xyp नाउ पॉइंट द पॉइंटर वेरिएबल xp, हम उसकी जो उसको जो है वो जिसको वो पॉइंट कर रहा है, जिसको वो पॉइंट कर रहा है xp, उसका जो एड्रेस है वो हम किसको दे रहे हैं, y को। और तीसरे में क्या कर रहे हैं कि जो y का जो एड्रेस है, जिस वेरिएबल को yp पॉइंट कर रहा है, उसका जो एड्रेस है वो zp को दे रहे हैं। तो zp पॉइंट्स टू द पॉइंटर वेरिएबल yp। अगर हम इस स्टेटमेंट के बाद देखा जाए तो ऑल द पॉइंटर्स नाउ xp, yp एंड zp दे आर पॉइंटिंग टू z। अब z की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पर अगर हम इसको आउटपुट करवाएं तो ये चारों टाइम में हर दफ़ा 5 की वैल्यू ही डिस्प्ले होगी क्योंकि ये इस मेमोरी लोकेशन को हम z से भी डिनोट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली xp, yp और zp के ज़रिए भी कर रहे हैं, जो कि हमने स्टेटमेंट के ज़रिए हासिल किया। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि अब yp, हालांकि जो है yp पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, उसको हम क्या दे रहे हैं, वैल्यू इनडायरेक्टली x की, कि नाउ व्हेन वी चेंज पॉइंटर वेरिएबल yp इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ z आल्सो, क्योंकि इनडायरेक्टली वो z को पॉइंट कर रहा है। तो उसके बाद अगर हम पॉइंट करेंगे तो x की इनिशियल वैल्यू चूंकि 3 थी, तो अब चूंकि हमने असाइनमेंट 3 कर दी है, हालांकि हमने सिर्फ स्टैटिक ऑफ yp की है, मगर अगर हम सेम आउटपुट दोबारा लेंगे तो वो तमाम में 3 ही करेगा क्योंकि ये तमाम जो पॉइंटर वेरिएबल्स और ये z इटसेल्फ बेसिकली एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और अगर हम उसके बाद zp में अब देखें, ये तीसरा पॉइंटर वेरिएबल को अगर हम कर रहे हैं तो उसको हमने 1 की वैल्यू दे दी, तो नाउ zp ऑल्सो पॉइंट्स z डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो इट विल ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ z। तो उसके बाद अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो ये, हालांकि ये 4 डिफरेंट स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं बट दे आर ऑल पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी वेरिएबल, तो जो वैल्यू होगी वो 1 की ही डिस्प्ले होगी। तो ये पॉइंटर वेरिएबल्स को ज़रा आपने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ ये आपको इतने लॉजिकल एरर्स इसके क्रिएट होंगे कि आपको समझना और उसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पॉइंटर वेरिएबल्स आर ईजियर टू डिक्लेयर बट दे आर डिफ़िकल्ट टू मास्टर। हम थोड़ा सा एक इसमें हम देखना चाहेंगे, एक प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताना शुरू करें कि एम्परसेंड जो एड्रेस ऑपरेटर है और जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल। तो ये अगर हम प्रॉब्लम देखें तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें 3 काम करेंगे कि एक हम पहला काम है कि वी विल डिक्लेयर द वेरिएबल्स, उसके बाद दूसरा काम करेंगे वी विल इनिशियलाइज द वेरिएबल, उनको हमको इनिशियल वैल्यूज़ देंगे और फाइनली हम उनको प्रिंट करवा लेंगे। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा ये देखें तो ये शुरू में इंक्लूड है, ये इंट में ये आपका फंक्शन आ गया जो कि वैल्यू इंटीजर टाइप की रिटर्न करेगा। तो इंट ए पहली स्टेटमेंट जो है वो, तो ए इज़ एन इंटीजर, और दूसरा हम ए पी टी आर पॉइंटर टाइप का ले रहे हैं, पॉइंटर ए पी टी आर इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि 7 की जो है इंटीजर वैल्यू इज़ असाइन टू द वेरिएबल ए, और उसके बाद हम ए का जो एड्रेस है वो पी टी आर को हम दे रहे हैं। ए पी टी आर इज़ नाउ सेट टू द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। तो द एड्रेस ऑफ ए इज़ द वैल्यू ऑफ ए पी टी आर। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट एफ के जब उसको प्रिंट कराएंगे तो द एड्रेस ऑफ ए इज़
द वैल्यू ऑफ APTR इज, तो उसमें हम ये देखें पहला जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि %a उसका एड्रेस का एक एड्रेस कर रहे हैं, मगर उसमें हम जो वैल्यू है वो थ्रू a की बजाय हम PTR के थ्रू हम वहाँ से भेज रहे हैं। जो उसका एड्रेस है बेसिकली वो ये भी यही डिस्प्ले करेगा, द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर A इज दिस, और अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ APTR भी वही एड्रेस है। दूसरी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट क्या करेगी कि द वैल्यू ऑफ A, अब A की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं जो A के साथ है, एंड द वैल्यू ऑफ APTR पॉइंटेड टू इज, और उसको हम ये देखें कि द एंड ऑफ जो इंडायरेक्शन ऑपरेटर है इट रिटर्न्स एन एलियस टू व्हाट इज ऑपरेंड पॉइंट्स टू APTR पॉइंट्स टू A, सो A रिटर्न्स A। तो अगर आप ये देखें तो ये स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद द वैल्यू ऑफ A भी 7 है एंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक APTR वो भी 7 ही डिस्प्ले होगी। अगर हम तीसरी स्टेटमेंट को हम देखें तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि शोइंग दैट जो इनडायरेक्शन और एड्रेस ऑपरेटर हैं दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं APTR को इनडायरेक्शन के साथ, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसके बाद हम उसका एड्रेस भी हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। और अब ये देखें कि पहले हम % वो इनडायरेक्शन एड्रेस और इनडायरेक्शन और फिर इनडायरेक्शन और उसको हम दे रहे हैं, और दोनों केसेस में अगर आप ये देखें चूँकि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देंगे। पहला है कि जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस वो भी ये है, और जो उसका एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो भी यही है। तो आप ये देख लें कि ये दोनों हमने कहा था कि ये इन्वर्स हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो वो जो उसके मेमोरी कंटेंट्स है वो उन्हीं को डिस्प्ले करेगा। उम्मीद है कि ये जो पिछली 2-3 स्लाइड में हमने जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। पॉइंटर का थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। A pointer is nothing but just a memory location. A memory location is simply an integer value that we interpret as an address in memory. The contents at a particular memory location are just a collection of bits. There is nothing special about them that makes them ints and characters, etc. How do you want to interpret the bits is up to you। कि आप उसको एड्रेस के तौर पर लेते हैं, अब ये वो बेसिकली तो वो 0 और 1 की फॉर्म में पड़ा है। मेमोरी में तो वो 0 और 1 बिट्स में तो आप या तो 0 स्टोर करेंगे या 1 स्टोर करेंगे। अब ये आप पर उसको डिपेंड करता है जो बेसिकली कि आप उसको इंटरप्रेट एज इंटीजर वैल्यू करते हैं या कोई ASCII कोड या किसी और कोड के जरिए उसको एज अ कैरेक्टर करते हैं। तो इज दिस, अगर हम ये देखा जाए तो इज दिस एन इंट वैल्यू या पॉइंटर टू अ मेमोरी एड्रेस या अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज, ये आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। उसके अंदर तो यही चीज़ पड़ी है और ये हेक्साडेसिमल में हम दिखा रहे हैं। अ पॉइंटर वेरिएबल is just a variable that contains a value that we interpret as a memory address। तो पॉइंटर वेरिएबल को एक आम सा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 0 और 1 की फॉर्म में पड़ी होती है, मगर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि जो वैल्यूज के अंदर जो पड़ी है दैट इज अ मेमोरी एड्रेस। Just like an uninitialized int variable holds some arbitrary garbage value, तो जो अगर आपका जब हम ये declaration करते हैं कि m is a pointer to a character type, तो उसका जब initialize नहीं करते तो at the start an initialized pointer variable points to some arbitrary garbage address। हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि वो किसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि आपकी मेमोरी फिक्स है और जब आप डिफरेंट प्रोग्राम्स आपकी मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं तो वो जगह ओवरराइट होती रहती है। तो जब नई एलोकेशन होती है और आप उसका पॉइंटर वेरिएबल की मेमोरी में जगह एलोकेट करते हैं तो उसमें लास्ट टाइम जो भी वैल्यू पड़ी होगी आप वो उसको कंसिडर करेगा एज अ मेमोरी एड्रेस। तो इसलिए हम उसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं कि जिसको हम हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते कि क्या वैल्यू होगी। इसलिए हम जो है इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के साथ बाज़ दफ़ा इनिशियलाइजेशन इसलिए करते हैं कि हमें कंफर्म हो कि यह जब इसकी एलोकेशन होगी तो उसमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या पड़ी हुई होगी। अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये गार्बेज पड़ा हुआ है। वी कैन नॉट से विद अथॉरिटी कि इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी। व्हाट विल हैपन कि अगर आप इस गार्बेज पॉइंटर को फॉलो करना शुरू कर दें तो क्या होगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द आर्बिट्रेरी मेमोरी एड्रेस इज, कि उस जगह अगर आपने इनिशियलाइज करके उसको अगर आपने प्रिंट किया या उस पर कोई एक्शन लिया तो क्या होगा। If it's an address to memory,
that the OS has not allocated to your program, गार्बेज वैल्यू है अगर आपने उसको डायरेक्टली इस्तेमाल किया, और कोई ऐसा एड्रेस है जिसको अभी तक OS ने आपके प्रोग्राम के लिए उसको एलोकेट नहीं किया, तो वी विल गेट अ सेगमेंटेशन फॉल्ट, ये रन टाइम एरर आ जाएगा। अगर ये नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वी गेट अ बस एरर। सम सिस्टम्स दे रिक्वायर मल्टी बाइट डेटा आइटम लाइक इंट्स टू बी अलाइंड। फॉर इंस्टेंस जैसे हम कह सकते हैं कि एन इंट में हैव टू स्टार्ट एट इवन नंबर के, ये इंट हमेशा जब भी एलोकेशन होगी वो इवन नंबर एड्रेसेस होगी, ऑड पे नहीं होगी। और एन एड्रेस दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इफ आवर एक्सेस वायलेट्स द रेस्ट्रिक्शन लाइक दिस कि वो ऑड नंबर जनरेट कर रहा है, तो वी विल आल्सो गेट अ बस एरर। And if we are really unlucky, we will access memory that is allocated for our program, तो then we can then proceed। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्रोग्राम का अपना ही डाटा करप्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो will destroy it। So पॉइंटर को इनिशियलाइज किए बगैर कभी इस्तेमाल ना कीजिएगा, अदरवाइज इस किस्म के एरर्स आपको आ जाएंगे which will create a lot of problems। So there is a special pointer value जिसको हम null कहते हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, that signifies points to nothing। You can also use the value, हम ज़ीरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि जैसे डिक्लेरेशन के साथ हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं कि m is a pointer variable which will always point to a character type, and for the time being the value is null, means zero, it's not pointing to anything at the moment। तो अगर if m की बात करेंगे तो it is safe to follow the pointer। तो here m is used as a boolean value, क्योंकि if के बाद एक्सप्रेशन है, जो सिंटैक्स है उसमें एक्सप्रेशन है, तो if m is false यानी कि a के ज़ीरो या null, it is not pointing to anything, otherwise it is presumably pointing to something good। ये हमेशा आपके प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है to assign null values when necessary। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि जब भी आप कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करें, अगर आपको फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना, उसके असाइनमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं करनी, तो उसको नल से ज़रूर इनिशियलाइज कर दें। अगर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही उसको कोई ना कोई वैलिड वैल्यू कोई एड्रेस की देनी है, तो फिर आप उसको चाहें तो बेशक डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज ना करें, मगर अपनी हैबिट बनाएं कि इसको फ़ौरन इससे पेशतर इनिशियलाइज करें ताकि आपको चेकिंग करना आसान रहे। इनडायरेक्शन ऑपरेशन जैसे हमने बात की कि जैसे अब ये जो है कैरेक्टर, यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं अब स्ट्रिंग की तरफ भी जाना चाहूँगा कि बेसिकली पॉइंटर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं कि m इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल विच इज़ पॉइंटर टू कैरेक्टर, और यहाँ पर हम कह रहे हैं डॉग, इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द स्ट्रिंग डॉग। तो बेसिकली अब इसका सिलसिला क्या होगा कि कैरेक्टर जो है ये पॉइंटर टाइप का है, अब इसके अंदर एड्रेस पड़ा होगा इसके स्टार्टिंग का d का, और d के साथ नेक्स्ट कैरेक्टर में o पड़ा होगा, नेक्स्ट में g, और उसके बाद नल, क्योंकि जब आप असाइनमेंट करते हैं तो C लैंग्वेज नल कैरेक्टर को अपेंड करती है। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि वट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ m, ठीक, दैट विल बी असाइन टू रिजल्ट। तो वैल्यू चूंकि वो उसकी वैल्यू d को पॉइंट कर रही है, तो कैरेक्टर टाइप का है, दोनों कैरेक्टर टाइप के हैं, तो रिजल्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, तो m गिव एन एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर and static m instruct us to take the contents of that address, और contents of the address क्या है, d है, and result जो है वो gets the value d। इनको पूरा डॉग नहीं करेगा क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप का है, तो एक ही वैल्यू वो उसको असाइन करेगा जो कि d होगी। एड्रेस ऑपरेटर एंड जो है इट इंस्टेड ऑफ कॉन्टेंट्स रिटर्न्स द एड्रेस, वही हम काम करते हैं कि वही उसी एग्जांपल को देखते हैं कि कैरेक्टर में पॉइंटर टाइप m उसमें डॉग को इनिशियलाइज किया है, और यहाँ पर हम ये डबल पॉइंटर के साथ कर रहे हैं। बेसिकली इसमें डबल जो है वो पॉइंटर है, इट मीन कि ये पॉइंटर किसी पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करेगा और वो आगे से पॉइंटर किसी और को करेगा, और उसको हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, m का एड्रेस। तो डबल स्टैटिक में हम बेसिकली चूंकि पॉइंटर वेरिएबल है, pm नीड्स अ वैल्यू ऑफ टाइप कैरेक्टर स्टार स्टार, मीन्स कि वो कैरेक्टर स्टार प्लस कैरेक्टर स्टार की होगी। तो कैन वी गिव इट, इसको हम ये दे सकते हैं नो, क्योंकि उसकी टाइप क्या है। अगर हम इसको डायरेक्ट ये नहीं दे सकते क्योंकि इसकी टाइप कैरेक्टर है, कैरेक्टर पॉइंटर नहीं है,
ये गौर से ज़रा देखिएगा कि m के साथ हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर जो है वो उसकी वैल्यू को देगा, वो उसकी असाइनमेंट हम pm को नहीं दे सकते क्योंकि वो पॉइंटर टाइप का है। कैन वी गिव इट टू m? नहीं। वाई? क्योंकि उसकी जो टाइप है pm नीड्स द वैल्यू ऑफ टाइप कैरेक्टर, तो क्या उसको हम m दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी टाइप कैरेक्टर पॉइंटर है। एंड m गिव्स इट द राइट वैल्यू, द एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर पॉइंटर वैल्यू, और वो हम उसको दे रहे हैं कि ये जो पॉइंटर है इट्स अ पॉइंटर टू कैरेक्टर पॉइंटर टाइप, तो वो हम उसका जाके एड्रेस जब हम देंगे तो वो इसके अंदर स्टोर होगा। C allows the pointer values to be incremented by integer values। वही एग्जांपल हम लेंगे कि जैसे हम ये वो डॉग से इनिशियलाइज कर लिया हमने, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कैरेक्टर टाइप का ले रहे हैं रिजल्ट, और यहाँ पर हम अरिथमेटिक कर रहे हैं m+1। तो m+1 ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू में ऐड नहीं करेगा, बल्कि उसके एड्रेस में एक और कैरेक्टर का ऐड करके तो उसकी जो वैल्यू है वो रिजल्ट में स्टोर करेगा। तो m give an address of a character, m+1 gives the character 1 byte higher, जो कि ये है, और तीसरा जो उसका जब हम उसके इनडायरेक्शन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो m+1 instruct us to take the contents of that address which is o, और जो रिजल्ट है उसमें o स्टोर हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंटर अरिथमेटिक के साथ भी समझा रहा है। स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं, वही इनिशियलाइजेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि m के साथ अरिथमेटिक पहले इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को जो है वो हम इसमें रिटर्न करेंगे। तो m जो है वो गिव्स एन एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर, द mm जो इसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं टू द एड्रेस 1 बाइट हायर एंड रिटर्न्स द न्यू एड्रेस। अब बेसिकली उसके कंटेंट्स में हम ऐड कर रहे हैं, m के कंटेंट्स में हमने ऐड किया। अब m आइंदा से d को पॉइंट नहीं करेगा, वो स्टार्टिंग o को पॉइंट करेगा, और उसका फिर जो एड्रेस है इंस्ट्रक्ट अस टू टेक द कंटेंट्स ऑफ दैट लोकेशन, और उसको हमने कैरेक्टर में स्टोर कर देना यहाँ पे रिजल्ट में। तो रिजल्ट्स विल गेट द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर o। हाउ अबाउट मल्टी बाइट वैल्यूज, हम उनको भी देख लेते हैं कि अगर हम क्वेश्चन बाज़ दफ़ा ये उठता है कि ईच कैरेक्टर वैल्यू ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली 1 बाइट। So obviously incrementing the pointer by 1 takes you to a new character value, but what about types like int that spans more than 1 byte? तो उसका C क्या करता है? Does the right thing, it increments the pointer by the size of 1 int value। यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक एरे डिक्लेयर किया है a, जिसका वो 2 तरह का है, उसमें एक में 17 होगा और एक में 42 होगा, और हम ये एक ऐसा आर्किटेक्चर ले रहे हैं कि जिसमें इंटीजर के लिए 4 बाइट्स हैं, या आप इसलिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम a की वैल्यू m के उसमें स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट में अंदर हम mm को ऐड करके हम उसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो एड्रेस ऑफ a, जो पहली स्टेटमेंट में क्या होगा कि a का जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली वो उसकी वैल्यू बन जाएगा। तो वो यहाँ पर इंट पॉइंटर है तो वो उसको पॉइंट करेगा, और रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, रिजल्ट में उसके 42 स्टोर होगा। ये यहाँ से क्या होगा, उसके बाद आप ये देख लें कि ये पॉइंटर जब उसका हमने ये किया प्लस प्लस ये हो जाएगा, ये 42 है और ये 42 इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। Pointer expressions and pointer arithmetic. Arithmetic operations can be performed on pointer, जिसमें हम increment भी कर सकते हैं, decrement भी कर सकते हैं, and we can also add an integer to a pointer, जैसे हम plus equal to minus या minus equal to का, and pointers may be subtracted from each other, हम उसमें से नफी भी कर सकते हैं, and operations are meaningless unless performed on an array। तो आज यहाँ पर हम उसको एग्जांपल के जरिए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि वी डिक्लेयर 5 एलिमेंट्स इंट एरे ऑन मशीन विद 4 बाइट इंट्स। तो अब आप ये देखें कि मशीन में वो क्या कर रहे हैं कि जो है वो हम 5 एरे चूँकि सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस में लेते हैं, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस 3000 है, तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसका स्टार्टिंग एड्रेस 3004 है, क्योंकि इसने 4 बाइट्स लेनी है।
तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस 4 होगा, इसका 308, 3012, 3016. VPTR पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट एट v इज इक्वल, तो जब आप पॉइंटर वेरिएबल को असाइनमेंट करते हैं तो वो हमेशा एरे का स्टार्टिंग एड्रेस को करता है एट लोकेशन 3000. तो VPTR की वैल्यू क्या होगी, दैट उसमें 3000 स्टोर होगा, जो हम पॉइंटर के जरिए आपको बता रहे हैं. जब आप ये करते हैं कि VPTR प्लस इक्वल्स टू, ये बेसिकली इक्वलेंट है कि VPTR इज इक्वल्स टू VPTR प्लस 2. तो अब इसमें दो ऐसा नहीं ऐड हो रहे, दो इंटीजर ऐड होने. तो वो क्या करेगा कि उसमें जो नेक्स्ट +1 करके जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है वो इसमें हो जाएगा, दैट विल बी 3008. तो VPTR points to V2 incremented by 2, but the machine has 4 byte int, so it points to address 3008. इसी तरह हम subtracting pointers भी कर सकते हैं. Returns number of elements from one to the other. जैसे कि हमने कहा कि if जो आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है VPTR2, वो पॉइंट कर रहा है थर्ड एलिमेंट को V2 को, और VPTR पॉइंट कर रहा है 0 को, जो फर्स्ट एलिमेंट है. तो VPTR माइनस VPTR2 माइनस VPTR वुड प्रोड्यूस 2, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो वो करेगा वो उनके एड्रेसेस के हवाले से करेगा, मगर वो आपको यही कहेगा कि दो एलिमेंट्स का फ़र्क है. इसी तरह आप पॉइंटर के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जिसमें कि लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वलेंस के लिए भी, कि सी विच पॉइंटर पॉइंट्स टू द हायर नंबर एरे एलिमेंट, ऑल्सो सी इफ अ पॉइंटर एलिमेंट पॉइंट टू 0 और नॉट. और उसमें जो तीसरी चीज़ हम ये देखना चाहेंगे कि पॉइंटर्स ऑफ द सेम टाइप दे कैन बी असाइन्ड टू ईच अदर. If not the same type, a cast operator must be used. अगर वो सेम टाइप के हैं तो फिर तो असाइनमेंट स्टेटमेंट में उसको करना आसान है. अगर नहीं है तो आपको कास्ट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी. एक्सेप्शन उसमें है पॉइंटर टू वॉइड, जैसे टाइप आप ये करते हैं वॉइड स्टार, तो ये जेनरिक पॉइंटर है, इट कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप. तो नो कास्टिंग नीड टू कन्वर्ट अ पॉइंटर टू वॉइड पॉइंटर. वॉइड पॉइंटर्स कैन नॉट बी डी रेफरेंस. उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते, आप उसको इनडायरेक्टली वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनको किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा किसी स्पेशल टाइप. पॉइंटर टू फंक्शंस की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो पॉइंटर टू फंक्शन में कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फंक्शन, सिमिलर टू हाउ एरे नेम्स इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. फंक्शन नेम जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ कोड होता है दैट डिफाइंस द फंक्शन. एंड फंक्शन पॉइंटर्स कैन बी पास टू फंक्शंस. You can store them in arrays and you can assign to other function pointers. Example हम एक छोटी सी देखते हैं कि bubble sorts function bubble sort takes a function pointer. Bubble calls this helper function. This determines the ascending or descending sorting. ये हम आगे डिटेल में करेंगे. फिलहाल एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहे हैं कि the argument in bubble sort for the function pointer जो है वो ये है कि bool कंपेयर जो है वो एक आपका पॉइंटर वेरिएबल है और इसमें दो पैरामीटर्स होंगे. इंट टेल्स द बबल सॉर्ट टू एक्सपेक्ट अ पॉइंटर टू अ फंक्शन दैट टेक्स 2 इंट्स एंड रिटर्न्स अ बूल. तो इफ अ पैरेंथेसिस वर लेफ्ट आउट, जैसे कि इस केस में था, यहाँ पर इट डिक्लेयर द फंक्शन दैट रिसीव्स 2 इंटीजर एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अ बूल. ये फ़र्क हो जाएगा. ये देखिए कि पैरेंथेसिस लगाने से गए कि ये पॉइंटर टू अ फंक्शन है, जबकि यहाँ पर ये एक रिटर्न करेगा ऐसा वैल्यू जो कि बूलियन के पॉइंटर की होगी. तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से देखेंगे तो हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे. वी विल प्रॉम्प्ट फॉर असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्टिंग और देन वी पुट अप्रोप्रिएट फंक्शन पॉइंटर इनटू द बबल सॉर्ट. हम बबल को कॉल करेंगे एंड देन वी प्रिंट द रिजल्ट. तो मल्टीपर्पज सॉर्टिंग है उसको हम देख लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पर डिफाइन साइज की है 10 और उसके बाद हमने वॉइड बबल हम बता रहे हैं. इसमें एक तो एरे आएगा, कांस्टेंट इंट आएगा और इंट पॉइंटर के साथ हम ये बता रहे हैं कि इस किस्म का होगा और उसमें 2 इंटीजर टाइप्स के होंगे. यहाँ पर हम ये बता रहे हैं जैसे फंक्शन पॉइंटर. और यहाँ पर इंट असेंडिंग है या इंट डिसेंडिंग है तो वो आपके 2 इंटीजर्स उसमें पैरामीटर्स होंगे. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं. एक ऑर्डर जो कि इंटीजर टाइप का है, काउंटर जो कि इंटीजर टाइप का, ए इज एन एरे ऑफ साइज 10 और उसको हम इनिशियल वैल्यूज दे दी 2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37. हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं कि वो हमें सॉर्टिंग ऑर्डर दे दे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहा है. स्कैनफ
के ज़रिए हम उसको वैल्यूज़ लेके हम उसमें स्टोर कर देंगे। तो उसके बाद हम डाटा आइटम्स इन ओरिजिनल ऑर्डर, तो उसमें हम क्या करेंगे कि काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर लेस देन साइज, काउंटर प्लस प्लस, तो उसके बाद हम उसको कॉल करेंगे और बेसिकली एरे की वैल्यू को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और अगर ऑर्डर 1 है तो हम उसको कॉल करेंगे विद बबल, विद ए एरे है, साइज़ जो हमने कांस्टेंट, चूँकि कांस्टेंट देना था वो हमने साइज़ दे दिया है, और यहाँ पर हम इंट स्टैटिक में हम बता रहे हैं, यहाँ पे चूँकि फंक्शन पॉइंटर है तो वो असेंडिंग कर रहे हैं। प्रिंट एफ डेटा आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर, एल्स आप बबल को करेंगे ए साइज़ और उसमें पैरामीटर जो है वो बजाय असेंडिंग के डिसेंडिंग चला जाएगा, आप प्रिंट एफ हो जाएगा डेटा आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नोटिस द फंक्शन पॉइंटर का जो पैरामीटर है वो किस किस्म का होगा वो हमने यहाँ पर देख लिया है। फॉर काउंटर हमको ये करना है कि बेसिकली हम उसको काउंटर के फॉर्म एरे को प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद हम 0 रिटर्न करके प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने उसका जो फॉर्मल पैरामीटर, जो फॉर्मल पैरामीटर उसका नाम वर्क एरे रखा है, कांस्टेंट को हमने साइज ही रखा है, और इंट यहाँ से हम उसको कंपेयर वाला वो बता रहे हैं कि इट विल बी कंपैरिजन पॉइंटर आएगा, और इंट। तो पास अकाउंट हमने लोकल वेरिएबल्स रखे, हमने एक स्वैप का रखा जिसमें हम पॉइंटर टू इंटीजर दे रहे हैं, और हम उसमें कर रहे हैं कि अगर पास को 1 से लेकर साइज तक करें तो ये उसका वर्किंग है। फिर स्वैप के अंदर आप ये देखेंगे 2 पॉइंटर टाइप के है और उसको बेसिकली वो एक दूसरे के वैल्यूज को हम स्वैप कर रहे हैं। विल डिफाइन द फंक्शंस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, रिटर्न टाइप जो है ट्रू और फॉल्स, बबल कॉल स्वैप इफ द फंक्शन कॉल्स रिटर्न साइज विद द ट्रू। और यहाँ पर हम स्वैप कर रहे हैं वो उसके दूसरे के साथ कि अगर कॉल यूजिंग द डीरेफरेंसिंग पॉइंटर, द स्टैटिक इज नॉट रिक्वायर्ड but emphasizes that compare is a function pointer and not a function। और उसके बाद हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में बेसिकली सिर्फ यही कर रहे हैं कि अगर बी ए से कम है और ए बी ए से, तो स्वैप इफ बी इज ग्रेटर, स्वैप इफ बी इज लेस देन ए, तो वो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग से। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल प्रोग्राम आउटपुट क्या होगी कि हमने एंटर वैल्यू की इन द असेंडिंग ऑर्डर, एंटर 2, तो वैल्यू एंटर हुई 1, इट मीन्स दैट वी वांट टू। तो डाटा आइटम्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर हमने देखा वो ये थे, तो डेटा आइटम्स इन द असेंडिंग ऑर्डर जो हम जब करेंगे तो उसके बाद हम दूसरा एंटर वांट टू सॉर्ट इन असेंडिंग, या फिर वो हम पूछ रहे हैं तो डाटा आइटम्स इन ओरिजिनल ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, और डाटा आइटम इन डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो आप ये देखेंगे इस तरह आ जाएगा। रेफरेंस के सिमेंटिक्स को अगर हम थोड़ा सा देख लें तो पासिंग कॉल बाय रेफरेंस, when a function parameter is passed as a pointer, changing the parameter changes the original argument। जब आप फंक्शन में पैरामीटर, फॉर्मल जो आपका पैरामीटर है वो अगर आपका पास बाय रेफरेंस हो तो जो आपका जैसे ही आपकी चेंजेस फंक्शनल फॉर्मल पैरामीटर में होगी तो वो एक्चुअल पैरामीटर में भी हो जाएगी। तो एरेज जो है वो बेसिकली पॉइंटर्स हैं, तो स्ट्रक्ट्स आर यूजुअली पास्ड एज आल्सो पॉइंटर्स। तो पास बाय वैल्यू जो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये इंट ए बी और सी कर रहे हैं, ये हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं बाय वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंट एक्स, वो जो हमने 3 वेरिएबल्स लिए एक्स वाई और जेड, एक्स को इनिशियल वैल्यू दी 2, वाई को 4 दी और जेड को दी हमने 6। तो सी हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं कि बिफोर कॉलिंग द बाय वैल्यू एक्स वाई जेड को हमने प्रिंट करवाया, उसके बाद बाय वैल्यू में हमने एक्स वाई जेड किया, एंड आफ्टर कॉलिंग बाय वैल्यू हमने एक्स वाई जेड को प्रिंट करवाया। तो वो अब बेसिकली जो ये तो डेफिनेशन, ये फंक्शन डेक्लेरेशन थी, ये उसकी डेफिनेशन आई, और हम यहाँ पर उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं कि जो उसके फॉर्मल पैरामीटर्स उसको हम जीरोस की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम ये थोड़ा सा देखें तो बाय रेफरेंस के हवाले से अगर हम ये देखें तो पासिंग एड्रेस ऑफ एक्स वाई जेड, तो आफ्टर कॉलिंग बाय रेफरेंस एक्स वाई जेड तो उसको हम कर रहे हैं। तो हमने उसके लिए उसको भी डिफाइन कर दिया कि होल्ड द एड्रेस, तो जीरो विल चेंज द वैल्यू एट एक्स, बी करेंगे तो इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ वाई उसको, और इसको भी हम चेंज द वैल्यू ऑफ एड्रेस जेड। तो इसके केस में जब हम ये कॉल करेंगे तो ये 0 0 0 प्रिंट करेगा, जबकि उसके केस में ये वो 2 4 6 ही वो वैल्यूज़ रहेंगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको और बारीकी से थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया n वैल्यूज़ और उसकी वैल्यू दी हमने 5, और हमने एक फ्लोट के एरे बनाया जिसके साइज़ है n वैल्यूज़।
तो फ्लोट जो है वो बेसिकली वैल्यूज़ जो है वो एक फ्लोट वो है जिसको वो पॉइंट कर रहा है, और इसमें एक एंड वैल्यू 0 पहले का एड्रेस, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्योंकि एंड वैल्यूज़ का आ जाएगा। उसके बाद हम एक पॉइंटर टाइप का VP इज़ अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल टू अ फ्लोट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला के ये देख रहे हैं कि अगर हम उसकी जो एड्रेस है वैल्यू ऑफ 0 उसको इनिशियलाइज करेंगे विद VP, और हम उसकी वैल्यू जो उसको कंपेयर करेंगे क्या उसकी एन वैल्यू से कम है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि VP को प्लस प्लस को हम करके तो 0 करके देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, पहली दफ़ा में ये इनिशियलाइजेशन होगी, उसमें 0 आ जाएगा, और साथ में 0 के असाइनमेंट के बाद उसका इनिशियलाइज होगा तो VP में अब ये इंक्रीमेंट होकर एड्रेस चेंज हो जाएगा। सेकंड टाइम लूप चलेगा, वो फिर 0 की वैल्यू करेगा, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर देगा, क्योंकि ये असाइनमेंट पहले होनी है, इंक्रीमेंट बाद में होनी है। उसके बाद हमने ये चेक किया कि ये क्या VP जो है अभी तक वैल्यूज़ ऑफ n से कम है, अगर कम है तो हम इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 और उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर उसको चेक करेंगे लूप में, उससे कम है वो उसको 0 करेगा, और उसका वैल्यू अभी उससे भी कम है तो कम को तो नहीं, अब तो ये बराबर हो गया तो उसको 0 करके वो आगे चला जाएगा, और उसके बाद ये लूप आपका नेक्स्ट टाइम टर्मिनेट हो जाएगा। तो डन। होप कि आपको ये चीज़ें बआसानी समझ में आ रही होंगी। अ नोट ऑन असाइनमेंट, आर वैल्यूज और एल वैल्यूज, ये बहुत चूंकि इसका इस्तेमाल है, तो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन इन एन असाइनमेंट, डिफरेंट थिंग हैपन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। इंट a इक्वल 17, b इक्वल 42 इनिशलाइजेशन। तो a की जो हमने बेसिकली दो मेमोरी वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के लिए, एक का नाम a है, एक का b, और उसमें स्टार्टिंग वैल्यू 17 और 42 दे दी। जब हमने कहा कि b इक्वल्स a, तो अब क्या होगा कि a इज द राइट वैल्यू, वी गो टू द एड्रेस गिवन बाय a एंड गेट्स द कंटेंट्स 17, b is the L value, left value, we go to the address given by b and gets the contents. Now we don't care about 42, we just want the address of b to store 17 into. And this explains a certain asymmetry in assignments involving pointers. ये बहुत important है। हमने एक पॉइंटर लिया टू कैरेक्टर और उसको null assign कर दिया, और एक PM जो है इट्स अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर पॉइंटर, और उसको भी नल कर दिया। तो m को हमने इनिशियलाइज किया विद डॉग, और हेयर m इज एन L वैल्यू, L वैल्यू मीन्स एड्रेस है। इट इज अंडरस्टूड दैट द एड्रेस ऑफ m इज व्हाट्स नीडेड। तो वो m जो है वो डॉग को स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर देगा। और दूसरे में हम क्या करें कि वंस अगेन वी नीड द एड्रेस ऑफ m, तो हम m के साथ इंडायरेक्शन हमने ये राइट वैल्यू जो है, but since it's an R value, just plain m will give the contents of m, and we used ampersand जो means कि आपका address operator to get the address instead, और वो हम इसमें डालेंगे PM में, तो वो PM उसको point करेगा। string copy का जो function है जैसे बड़ा common होता है, हम वो उसको देखते हैं कि string copy जो है वो रिटर्न करेगा कैरेक्टर टू पॉइंटर, और उसमें एक डेस्टिनेशन का पॉइंटर है जो फॉर्मल पैरामीटर है कि यहाँ पर आपको एक डेस्टिनेशन विच इज़ अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, और कॉन्स्ट कैरेक्टर SRC सोर्स के लिए कि एज्यूम दैट SRC पॉइंट्स टू अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज दैट वी विश टू कॉपी टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर, एंड वी एज्यूम दैट डेस्ट पॉइंट्स टू एन एक्सेसिबल पोर्शन ऑफ मेमोरी विच इज़ लार्ज इनफ टू होल्ड द कॉपीड कैरेक्टर्स। तो str copies the character values of source to the memory pointed to by dest, and str copy also gave dest as a return value, वो उसको दे देता है। और ये हम उसकी implementation देख लेते हैं कि अब उसमें बेसिकली क्या है कि हम एक दो लोकल वेरिएबल ले रहे हैं, एक const character to pointer and character जो है q is a pointer to character type। अब हम ये कह रहे हैं कि जो सोर्स है, जो कॉन्स्ट कैरेक्टर पॉइंटर, उसको हम वैल्यू इसमें दे रहे हैं p में, और q की जो यहाँ से वैल्यू आ रही है स्टार्टिंग वो हम q में दे रहे हैं। और हम ये चेक कर रहे हैं कि जब तक पॉइंटर ऑफ p नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तो वो p को भी इंक्रीमेंट करें, q को भी करें। और हम अंदर सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो वैल्यू पॉइंटेड टू बाई p है वही हम वैल्यू q का कर देंगे, और जब ये कॉपी कर लेगा तो आखिर में q को हम अपेंड करेंगे विद
कांस्टेंट कैरेक्टर, और जो भी होगा चूंकि डेस्ट को वापस करेंगे तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हम उसको डेस्ट और दे आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। तो यहाँ पर सोर्स है वो कैरेक्टर टू अ पॉइंटर है, तो वो देखेंगे वो डॉग में डी को पॉइंट करेगा, और कैरेक्टर पॉइंटर जो है वो, और ये पीयर को ये कैरेक्टर पॉइंटर्स हैं, और डेस्ट जो है वो भी खाली है। तो जब आपकी ये जो पहली स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन है वो जब होगी तो पी इसको पॉइंट करेगा, डी को, और क्यू इसके स्टार्टिंग को करेगा, और जब पहली दफ़ा जब जाएगा तो वो उसको डी इसमें से कॉपी कर देगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। अब जब इंक्रीमेंट करेगा तो उसके बाद ये इसको पॉइंट करेगा, क्यू इसको पॉइंट करेगा। फिर ये आप करेंगे, जब असाइनमेंट होगी तो जो उसकी वैल्यूज़ थी वो इसमें पॉइंट हो गई। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो ये क्यू इसको पॉइंट करेगा और पी जी को पॉइंट करेगा। उसके बाद आप फिर इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद करेंगे तो ये जब इंक्रीमेंट करेंगे तो ये नल को पॉइंट करेगा, ये इसको करेगा। और जब यहाँ पर आप जब आने के बाद जब आप कंडीशन टेस्ट करेंगे तो वो चूँकि नल के बराबर हो जाएगी, तो अब आप ये इसमें वैल्यूज़ कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि हम बाहर आ रहे हैं तो हम खुद आके इसको जो है वो पॉइंट कर रहे हैं कि इसमें नल कैरेक्टर से ये टर्मिनेट हो जाए और वो उसको वापस कर देगा। तो पॉइंटर सब्ट्रैक्शन और रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखें तो ओनली मीनिंगफुल इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट where you have two pointers referencing different elements of the same array. Q minus P जो है give the difference in numbers of array elements, not numbers of bytes between P and Q, in this example 2. And P less than Q returns 1 if P has a lower address than Q, else 0. In this example it will return 1 क्योंकि वो true हो जाएगा। P जो है वो कम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है बनिस्बत Q के, और जो है वो 0 is considered as false and 1 is considered as true. Calling functions by reference, to call by reference with pointer arguments to pass address of arguments using the AND operator allows you can change the actual location in memory. Arrays are not passed with AND because the array name is already a pointer. तो इसमें इनडायरेक्शन जो आपका जो ऑपरेटर है यूज्ड एज एन एलियस निकनेम फॉर द वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, जैसे हमने ये बात कर रहे हैं। इन नंबर ये फॉर्मल पैरामीटर नंबर इज द पॉइंटर टू एन एंड, यहाँ पर हम बेसिकली 2 इंटू उसको कर रहे हैं द नंबर यूज एज द निकनेम फॉर द वेरिएबल पास्ट जो कि उसका होगा। और यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप में क्यूब बाय रेफरेंस में हम ये पास बाय रेफरेंस का प्रोटोटाइप कर रहे हैं। नोटिस दैट द फंक्शन प्रोटोटाइप टेक्स अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो जब हम इसका नंबर पास करें तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द नंबर इज प्लस दिस। क्यूब बाय रेफरेंस करेंगे उसमें हम उसको एड्रेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि उसके पॉइंटर चाहिए तो वो नीड एन एड्रेस। उसके बाद हम उसको द न्यू वैल्यू ऑफ द नंबर इज नंबर, तो वो हम यहाँ से देख रहे हैं। तो क्यूब बाय रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं कि जो पॉइंटर आ रहा है उनकी वैल्यू को आपस में हम मल्टीप्लाई कर करके हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ओरिजिनल वैल्यू द नंबर की थी वो 5 थी, मगर जब वो उसमें कॉल हुआ तो उसके बाद जो उसमें चेंजेस हुई वो नंबर में ऑटोमेटिकली आ गई। तो द न्यू वैल्यू ऑफ नंबर इज 125 which is the cube of the number 5. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि how the address of the number is given. cube by reference में expect a pointer, तो उसमें हम एड्रेस के थ्रू दे रहे हैं। and inside cube by reference nptr is used. nptr जो है वो आपका नंबर है। const qualifier जब हम पॉइंटर के साथ लगा दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स कैन नॉट बी चेंज, ये फिक्स्ड हो जाते हैं, कांस्टेंट बन जाते हैं। यूज कॉन्स्ट ए फंक्शन डज नॉट नीड टू चेंज अ वेरिएबल। अटेम्प्टिंग टू चेंज अ कांस्टेंट वेरिएबल प्रोड्यूसेस एन एरर। तो कॉन्स्ट पॉइंटर्स जो हैं पॉइंट टू अ कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेन डिक्लेयर्ड। जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि इंट कॉन्स्ट माई ptr, तो उसको हमेशा हमने साथ में डेफिनेशन के साथ डिक्लेरेशन के साथ इनिशियल वैल्यूज़ देनी है। टाइप इंट कांस्टेंट पॉइंटर टू एन इंट, तो कॉन्स्ट जब आप इसको कॉन्स्ट को पहले लिख देंगे और इंट को बाद में लिखेंगे तो फिर आपको उस डायरेक्ट यहाँ पर देना है। माई ptr उसको भी करेंगे रेगुलर पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। और कॉन्स्ट इंट जब आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो कॉन्स्ट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट एक्स कैन बी चेंज बट नॉट डैश ptr को आप चेंज नहीं कर सकते। तो वही हम यहाँ पर उसको एग्जाम्पल के जरिए भी देखना चाहेंगे। अटेम्प्टिंग टू मॉडिफाई अ कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट डेटा।
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने x और y दो वेरिएबल्स लिए, देन वी विल डिक्लेयर द वेरिएबल, उसके बाद हम डिक्लेयर कॉन्स्ट पॉइंटर टू एन इंट। हमने यहाँ पर ये किया, तो पॉइंटर इज़ अ कांस्टेंट इंटीजर है एंड थ्रू पॉइंटर बट टू द सेम मेमोरी। हम ये करेंगे चेंज ptr पॉइंटर को चेंज करेंगे विच इज़ x, और फिर हम उसको ptr को इटसेल्फ चेंज करने की कोशिश करेंगे और आउटपुट देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने इनिशियलाइजेशन कर दी कि वो x को ही पॉइंट करेगा, और यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं 7 की, और उसके बाद हम उसको वैल्यू को अब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड y के साथ y का एड्रेस देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट इंटीजर है, उसको आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखें वो रन टाइम पे वो एरर दे देगा, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इन फंक्शन मेन। तो ये कंपाइलर आपको एरर दे देगा, इसलिए आपने इनको इस्तेमाल करते हुए इंतहाई ध्यान रखना है। चेंजिंग इज़ अलाउड क्योंकि x इज़ नॉट अ कांस्टेंट, but changing pointer is an error because ptr is a constant pointer. पॉइंटर और एरेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि एरेज एंड पॉइंटर्स दे आर क्लोजली रिलेटेड। एरेज नेम लाइक अ कांस्टेंट पॉइंटर, पॉइंटर्स कैन डू एरे सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेशंस। यू कैन डिक्लेयर एन एरे बी जिसके 5 एलिमेंट हैं, पॉइंटर बी ptr टू सेट देम इक्वल टू वन अनदर। यू सिंपली यूज बी इक्वल्स बी ptr, तो उसको ऑटोमेटिकली एड्रेस ट्रांसफर कर देगा। द एरे नेम बी इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे b5, तो वो उसी के बराबर है, चाहे आप b लिखें या b ऑफ 0 का जो एड्रेस है उसको आप करें। तो यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली असाइन कर रहे हैं b ptr टू द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट का जो इनडायरेक्टली जो उसका जो इफेक्ट है वो सेम है। एलिमेंट्स अगर हम b3 के तो उसको हम दे कैन बी एक्सेस्ड बाय इनडायरेक्टली b+3 वेयर n इज द ऑफसेट कॉल्ड पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन। आप इसको b ptr3 के साथ भी कर सकते हैं कॉल्ड पॉइंटर सबस्क्रिप्ट नोटेशन। तो b ptr3 इज सेम एज b3 एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय परफॉर्मिंग पॉइंटर अरिथमेटिक ऑन द एरे इटसेल्फ। जैसे डायरेक्ट b+3 भी करें तब भी वो यही मीनिंग है। तो एरे पॉइंटर्स, एरे कैन कंटेन पॉइंटर्स। फॉर एग्जाम्पल एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जैसे हम कर रहे हैं, तो कैरेक्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इट्स अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, और ये एरे टाइप का है। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर। जैसे हम हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स ये हमने कर दिया सूट्स को। स्ट्रिंग्स आर पॉइंटर टू द फर्स्ट कैरेक्टर। Our character static, each element of suit is a pointer to a character. The strings are not actually stored in the array suit, only points to the strings are stored. ये is hearts, diamonds, clubs, spades के अंदर ही है। तो suit array has a fixed size, but strings can be of any size. इसका size fixed 4 होगा। जो individual जो strings हैं उनका size vary कर सकता है। अब उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं arrays to function के हवाले से, कि जैसे हम आईओ स्ट्रिंग भी देख रहे हैं कि ऐड नंबर्स हैं, इंट 5 नंबर्स, वी विल डिक्लेयर अ फंक्शन, एरे डिक्लेयर कर रहे हैं हम, उन सेपरेटेड बाय स्पेसेस, हम उनको वैल्यूज़ दे रहे हैं। उसको सम करने के लिए हम उसको एरे को भेज रहे हैं, उसको ऐड नंबर करेंगे और उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। और ऐड नंबर में हम बेसिकली वो सम जो है वो डिस्प्ले करवा के वो वहाँ से हम भेज रहे हैं। वर्किंग आउट द टोटल एंड यू विल रिटर्न द टोटल विद द नेम ऑफ सम। तो ये इंटीजर टाइप का रिटर्न हो जाएगा। तो अगर हम उसी प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे तो कार्ड शफलिंग और डीलिंग सिमुलेशन को हम देखते हैं। तो कार्ड शफलिंग प्रोग्राम है, यूज एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग्स एंड यूज डबल स्क्रिप्टेड एरेज सूट और फेस, जिसमें सूट्स जो है वो ये हैं और फेसेस उसके ये हैं, जैसे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन एंड किंग। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से 12 के साथ। और ये जो सूट्स हैं दैट विल बी displayed with 0 to 3। जैसे डेक 2 12 क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे है तो आपको जो सबस्क्रिप्ट है दैट रिप्रेजेंट्स द किंग्स ऑफ क्लब्स। तो ये जो बेसिकली 2 है ये क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा है और 12 किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द नंबर 1 to 52 go into the array representing the order in which the cards are dealt। तो इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसका सूडो कोड टॉप लेवल पर क्या होगा। Basically we have to shuffle and deal 52 cards। तो फर्स्ट रिफाइनमेंट क्या है कि you initialize the suit array, you initialize the face array, you initialize the deck array। उसके बाद हम shuffle the deck करेंगे and then we'll deal the 52 cards।
सेकेंड रिफाइनमेंट में हम जब आएंगे तो यहाँ पर हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से शफलिंग कैसे करनी है कि फॉर ईच ऑफ द 52 कार्ड प्लेस द कार्ड नंबर इन रैंडमली सिलेक्टेड अनऑक्यूपाइड स्लॉट ऑफ डेक। एंड उसके बाद उसकी जब थर्ड रिफाइनमेंट देखेंगे तो यू चूज स्लॉट ऑफ डेक रैंडमली while chosen slot of deck have been previously chosen, choose a slot of deck randomly, place card number in the chosen slot of deck। Deal 52 कार्ड को भी हम डिफाइन करेंगे कि for each of the 52 कार्ड find the card number in the deck array and print the face and suit of card। For each slot of the deck array इसको मजीद डिफाइन किया कि if slot contains card number print the face and suit of the card। तो यही वही हमने उसको ज़रा सूडो कोड को थोड़ा सा ज़रा इस तरह लिख रहे हैं कि टॉप लेवल पर ये है, उसको पहले लेवल पर हमने एक जो बेसिकली जो काम था कि शफल एंड डील 52 कार्ड्स, तो उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट हमने की कि हम सबसे पहले सूट एरे को इनिशलाइज करेंगे, फेस एरे को करेंगे, डेक एरे को करेंगे, देन वी विल शफल एंड फाइनली वी विल डील द 52 कार्ड्स। वही रिफाइनमेंट है कि कन्वर्ट शफल द डेक टू फॉर ईच ऑफ द 52 कार्ड प्लेस द कार्ड नंबर इन रैंडमली सिलेक्टेड अनऑक्यूपाइड स्लॉट ऑफ डेक। डील 52 कार्ड्स को उसको रिफाइनमेंट करेंगे फॉर ईच ऑफ द 52 कार्ड्स फाइंड कार्ड नंबर्स इन डेक एरे एंड प्रिंट फेस एंड सूट ऑफ द कार्ड। थर्ड रिफाइनमेंट कन्वर्ट शफल द डेक to choose a slot of deck randomly while chosen slot of deck have been previously chosen, choose a slot of deck randomly, place card number in chosen slot of deck। और उसके लिए हम करेंगे कि for each slot of the deck array if the slot number contains the card number तो we print the face and suit of the card। इसको हम वो देखते हैं कि इनिशियलाइज सबसे पहले जो है ये तो आपकी डेक्लेरेशन हो गई। हम दो इसमें फंक्शंस कॉल करेंगे, एक शफल है और एक डील है। और हम शफल में एक पैरामीटर दे रहे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल है, वो 13 का हम साथ में दे रहे हैं। और डील के लिए हमें एक हम कांस्टेंट इंटीजर टाइप का दे रहे हैं, कांस्टेंट कैरेक्टर दे रहे हैं, कांस्टेंट कैरेक्टर के 2 हम दे रहे हैं। तो मेन में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले कांस्ट कैरेक्टर हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं 4 का एरे और उनको कांस्टेंट फिक्स करके 1 टाइम के लिए हमने ये कर दिया। फिर उसके बाद हमने जो कांस्ट फेस है उनको भी हम 13 का करके 0 से 12 पे हम ये सारे कर रहे हैं। और डेक जो है वो हमारा एक्चुअली 4/13 52 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम 0 के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। और हम ये रैंडमली वो यूज़ करके तो हम उसको टाइम के साथ वो 0 के साथ हम उसको रैंडमली जनरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम सबसे पहले शफल का वो डेक का जो है वो डेक के साथ हम उसको शफल करेंगे एंड देन वो हम उसमें से डेक वो भेज रहे हैं विच इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर, और उसके हवाले से हम देख रहे हैं। और फेस और सूट को भी हम यहाँ से भेज रहे हैं। और उसके बाद रिटर्न 0 होगा। हम इनिशियलाइज डेक द एरे हम कॉल करेंगे और फिर हम कॉल द डील फंक्शन और उसको डिफाइन द फंक्शन। शफल में हम ये कह रहे हैं कि ये अब डेक को हम कर रहे हैं, रो कॉलम और कार्ड हम ले रहे हैं फॉर कार्ड इक्वल टू 1, कार्ड लेस देन इक्वल टू 52, कार्ड प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको रो को रैंडमली करके और उसके अंदर रो में डाल रहे हैं, उसको करके उसको वाइल डेक ऑफ रो एंड कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू 0 पहले जो कि इनिशियलाइज्ड है तो उसके हम कार्ड उसमें डाल रहे हैं। डीलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि आप वो देख लेंगे जब डील करना है तो हमें वो डेक चाहिए, हमें उसका फेस चाहिए, सूट चाहिए। वही तरह हम कर रहे हैं कि फॉर कार्ड इक्वल 1 to 52 और वो 4 रोज़ हैं। फॉर कॉलम हम देखेंगे उसके लिए ऑफ डेक ऑफ रो एंड कॉलम अगर वो कार्ड के बराबर है तो हम उसको डिस्प्ले कर देंगे और उसका फेस जो है वो सूट का रो है उसको हम कार्ड के हवाले से देख लेंगे। तो द नंबर 1 to 52 आर रैंडमली प्लेस्ड इनटू द डेक एरे, सर्चेस डेक फॉर द कार्ड नंबर, देन प्रिंट्स द फेस एंड सूट। और ये उसकी आउटपुट आ जाएगी कि उसने 52 कार्ड्स को कैसे किया कि सबसे पहले रैंडमली वो 6 ऑफ क्लब्स आया, एस ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ क्लब्स। अगर हम क्वीन को देखना चाहें तो एक क्वीन ये है, क्वीन ऑफ क्लब्स है, क्वीन ऑफ डायमंड है, क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ स्पेड्स रैंडमली है। इसके अलावा आपको क्वीन नज़र नहीं आएगी। तो ये 52 रैंडमली वो है वो डिस्प्ले हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बआसानी समझ में आ गई होंगी। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। हमने आज जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स को बहुत ध्यान से मैंने कोशिश की है कि आपको इसको क्लियर कर दें। हमने पॉइंटर ऑपरेशंस को ज़रा और थॉरली देखा है जिसमें एड्रेस और इनडायरेक्शन ऑपरेशन को हमने बात की, कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की। पॉइंटर अरिथमेटिक की हमने बात की कि हम उसमें इंक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो वो बेसिकली वो इंटीजर नहीं होती, वो एड्रेस के हवाले से वो उसमें चेंज करता है।
फिर हमने पॉइंटर एंड फंक्शंस के हवाले से पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को ज़रा बड़े ध्यान से देखा, और उसमें चंद एक ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी ताकि आपको वो जो कांस्टेंट का जो पॉइंटर टू अ कांस्टेंट एंड पॉइंटर टू अ वेरिएबल वो हम क्लियर हो जाए। रेफरेंस चूँकि आपके एक्चुअल पैरामीटर को भी चेंज कर देगा, इसलिए बहुत ध्यान से उसको समझना होता है। और हमने आखिर में पॉइंटर एंड एरेज की बात की कि एंड एरेज इटसेल्फ जो है वो पॉइंटर टू फर्स्ट लोकेशन का होता है, तो इसलिए उनको अगर हम उसके बगैर भी करें तो वो पॉइंटर हैंडलिंग हो रही है, उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। तो इसलिए जो है वो पॉइंटर्स को मास्टरिंग करना इज़ वेरी मच एसेंशियल। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इन प्रोग्राम्स को चला के भी देखिएगा, रन करके देखिएगा, एंड यू फाइंड आउट कि ये क्या होता है, और लैब वर्क में भी आपके साथ साथ जो है वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू एन ईमेल। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।